हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में कंटेंट और पेडागॉजी को समझेंगे, जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गद्यांश जो है फ्रेंड, इसको इसमें जो दिया है, पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम लोग गद्यांश को समझेंगे। संगीत के बारे में आम धारणा यह है, क्या है? तो संगीत के बारे में आम धारणा है वह मन बहलाव अथवा मनोरंजन का साधन है। संगीत क्या है? मन बहलाव अथवा मनोरंजन का साधन है। तो मन बहलाता है तो क्या है? ए है मन बहलाता है, बी है ममता जगाता है, सी है प्रेम बढ़ाता है, एंड डी है नई प्रेरणा देता है। तो संगीत के बारे में आम धारणा जो है वो है मन बहलाता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। संगीत क्या है? संगीत जो है, ए है केवल मनुष्य की भावनाओं को प्रेरित करता है, बी है केवल पशु पक्षियों की भावनाओं को प्रेरित करता है। तो संगीत क्या है? संगीत जो है वो इसमें संगीत क्या है? संगीत जो है मनुष्य तथा पशु पक्षियों की भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है। जो संगीत जो है, वस्तुतः संगीत के और भी उपयोग हैं। यह मनुष्य के ही नहीं, मूक पशु पक्षियों तक की भावनाओं को क्या करता है? प्रेरित करने में सक्षम है। ओके, तो संगीत क्या है? मनुष्य तथा पशु पक्षियों दोनों को क्या करता है? प्रेरित करता है। ओके, तो राइट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। थर्ड है कि संगीत से मनुष्य को कौन सी भावना झंकृत और तरंगित होती है? तो ए है पवित्र, बी है मधुर, सी है कटु, एंड डी है कोमल। तो संगीत से मनुष्य को कौन सी भावना जो है वो झंकृत और तरंगित होती है? तो झंकृत और तरंगित कौन सी भावना होती है? तो इसमें जो है तो ये उसकी कोमल भावनाएं झंकृत और तरंगित होती हैं। तो संगीत से मनुष्य समझदार होने के कारण और अधिक लाभान्वित होता है। उसकी कोमल भावनाएं जो हैं वो क्या हैं? झंकृत और तरंगित होती हैं। तो इसमें दिया है फ्रेंड कि संगीत के से मनुष्य को कौन सी भावनाएं जो है वो झंकृत और तरंगित होती हैं? तो कोमल भावनाएं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। गद्यांश के आधार पर संगीत किसे अपनी ओर आकर्षित करता है? ए है कर्मयोगी, बी है कला प्रेमी, सी है प्रकृति प्रेमी, एंड डी है जीव प्रेमी। तो गद्यांश के आधार पर संगीत जो है वो कला प्रेमी को आकर्षित करता है। ओके, किसको आकर्षित करता है? कला प्रेमी को आकर्षित करता है। और आगे देखते हैं। उत्तम संगीत शरीर के में थिरकन और उमंग भर देता है। वाक्य में से क्या तात्पर्य है? उत्तम संगीत शरीर में थिरकन और उमंग भर देता है। वाक्य से तात्पर्य जो है वो अच्छा संगीत मनुष्य में क्या करता है? उत्साह भर देता है। तो अच्छा संगीत जो है वो मनुष्य में क्या भरता है? उत्साह भरता है। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे संगीत के बारे में का आम धारणा है। रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? तो में जो है वो कौन सा कारक है? तो में जो है वो अधिकरण कारक है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। आकर्षित में प्रत्यय कौन सा है? तो आकर्षित प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पहले लगता है और उस बाद में लगता है। ओके, और उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। तो प्रत्यय क्या है? तो इत प्रत्यय है। ओके, प्रत्यय आकर्षित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो ए है वीर, बी है वीरता, सी है कोमल, एंड डी है मनुष्य। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो है वीरता। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब आएंगे गद्यांश। फिर दूसरा है इसमें, बहुत छोटे बच्चों को टीवी की क्या चीज़ पसंद आती है? तो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, सभी विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि 3 साल से छोटे बच्चों को तो टीवी के सामने आने ही नहीं दिया जाना चाहिए। 5 महीने की उम्र में बच्चों की निगाह टीवी के पर्दे पर क्या करती है? टिकने लगती है, और साल भर का होने पर वे बाकायदा उसे देखने लगते हैं। भाषा का ज्ञान न होने के कारण वह कार्यक्रम का मतलब भले ही न समझ पाएँ। चलती फिरती निरंतर बदलती तस्वीरें के बिंब जरूर या ग्रहण करते हैं, और वे उसे मंत्रमुग्ध कहते हैं। ओके, इसलिए वह शांत हो जाता है और कभी कभी सो भी जाता है। लेकिन टीवी देखते देखते आई नींद, कहानियाँ लोरी सुनते सुनते आई नींद के मुकाबले बहुत अच्छी साबित होती है। तो बच्चों और किनारों में अनिद्रा का रोग का बढ़ने का सीधा संबंध ज़्यादा टीवी देखने से है। ओके, तो बहुत छोटे बच्चों को टीवी की क्या चीज़ पसंद आती है? तो चलती तस्वीरें पसंद आती हैं। ओके, तो क्या पसंद आती हैं? तस्वीरें। ठीक है ना, चलती फिरती तस्वीरें जो हैं वो पसंद आती हैं। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे, टीवी देखते हुए नींद आने पर बच्चे क्या करते हैं। टीवी देखने पे नींद आने पे बच्चे जो हैं बार बार उठते हैं। ओके, अभी हम लोग पढ़े हैं कि टीवी देखने पे नींद आने पे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार उठ जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों और किशोरों में नींद ना आने का कारण क्या है। तो बच्चों और किशोरों में नींद ना आने का जो ज़्यादा कारण है, अनिद्रा का जो है ज़्यादा टीवी देखना। ओके, टीवी देखने से है, ज़्यादा टीवी देखना। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें, किस उम्र के बच्चे को टीवी के सामने लाना भी हानिकारक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड कि 3 साल के छोटे बच्चे तो टीवी के सामने आने ही नहीं देना चाहिए, तो 3 साल के बच्चों को। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे, कभी कभी और सुनते सुनते शब्द युग्म है, कौन सा युग्म है, तो वो है पूर्वोत्तक शब्द युग्म है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भाषा में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा में जो किया जाता है वो किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो इक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ए है छोटे बच्चों को लोरी सुनानी चाहिए, बी है छोटे बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहिए, सी है छोटे बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए, एंड डी है बच्चों और वृद्धों में अनिद्रा का कारण टीवी है। तो गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि छोटे बच्चों को टीवी से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। अभी हम लोग पढ़े हैं इसमें। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किन विदेशी भाषाओं की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा एक विद्यालय के अतिरिक्त विकल्प के रूप में की जाती है। अब पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो ए है इसमें मंदारिन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। और बी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। सी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और वर्मी। एंड डी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी और रूसी। तो इसमें क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन विदेशी भाषाओं की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा एक विद्यालय में अतिरिक्त विकल्प के रूप में की जाती है। तो वो है इसमें कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के एक ज़िले में एक विशिष्ट समुदाय विशिष्ट तरीकों तमिल बोलता है, दूसरे बिना किसी कठिनाई से समझ लेते हैं। इसे जो है किस रूप में जाना जाएगा, तो इसे जो जाना जाता है वो जाना जाता है सामाजिक बोली के रूप में। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा प्रयोग जुलूस के उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग के रूप में जाना जाता है। वो है इसमें जन्म, विवाह जैसी रीतियों के लिए भाषा। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को किस रूप में जाना जाएगा। तो ए है मानव द्वारा सीखी गई भाषा की मूल प्रवृत्ति, बी है भाषा सहज बोध, सी है बहुभाषिया, एंड डी है भाषा अर्जित करने का उपकरण। तो बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को किस रूप में जाना जाएगा, तो बहुभाषिया के रूप में जाना जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दस्ता आधारित शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है। तो ए है समाज में सफलतापूर्वक कार्य करना, बी है उद्देश्यों के लिए कौशलों का उपयोग करना सीखना, सी है अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित करना, डी है केवल विषय वस्तु में निपुणता। तो निम्नलिखित में से कौन सा दस्ता आधारित शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है, तो वो है केवल विषय वस्तु में निपुणता। ये क्या है, ये शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से तात्पर्य क्या है। तो ए है इसमें पाठचर्या विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम के विषय में भाषा के महत्व की पहचान करना, बी है पाठ्य सामग्री और वृत्तांतों के स्थान पर विषय वस्तु से भाषा का अध्यापन, सी है भाषा की कक्षा में गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से विषय वस्तु का शिक्षण, एंड डी है इस बात की पहचान करना कि विद्यालयी शिक्षा में भाषा के बिना किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं है। तो समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से क्या तात्पर्य है, तो भाषा जो है वो है पाठचर्या के विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम के विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान करना। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से क्या तात्पर्य है। बोधगम निवेश क्या होता है, बोधगम निवेश जो होता है वो शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा से परिचित कराना। ओके,
और बी है शिक्षार्थियों को ऐसी भाषा में संलग्न करना जो उनके भाषाई स्तर से कम है। सी है भाषा की बोधगम्यता का शिक्षार्थी स्तर। एंड डी है शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के अवसर देने की दृष्टि से उनके भाषाई स्तर की समझ। तो भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश जो है वो क्या है, वो है शिक्षार्थी को उसकी भाषा के स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा से परिचित कराना। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक अध्यापक के पास दो थीमों घर और विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शब्दों का समूह है। वह विद्यार्थियों को शब्द चुनने और उसके अनुसार समूह बनाने के लिए कहती है। यह किस रूप में जाना जाता है, तो ये थीम अनुसार शब्द संपदा के रूप में जाना जाता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, पठन में साक्ष्य और तर्क के आधार पर अर्थ निकालना क्या कहलाएगा। ए है अर्थ निकालना, बी है पाठ सामग्री का सारांश लिखना, सी है शब्दों को अर्थ खोजना, डी है अपने पठन के आधार पर लिखना और सीखना। पठन में साक्ष्य और तर्क के आधार पर जो अर्थ निकालना है वो अर्थ निकालना क्या कहलाएगा, तो अर्थ निकालना कहलाएगा। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, तर्क के आधार पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सहारा देने संबंधी परिकल्पना के बारे में सही है। तो ए है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वतंत्र और व्यक्तिगत रूप से सीखने की जरूरत है, बी है थीमों का सम्मिश्रण और अंतःक्रिया, सी है सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है, एंड डी है सभी प्रकार का अधिगम शिक्षार्थियों के एक व्यक्ति के रूप में अपना प्रयास है। तो सहारा देने संबंधी परिकल्पना जो है वो क्या है, सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा सीखने के संबंध में सही नहीं है। तो ए है इसमें मातृभाषा श्रेष्ठतर संज्ञानात्मक बढ़त को समर्थित करती है, बी है मातृभाषा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशलों को समुन्नत करती है, सी है मातृभाषा और ऋणात्मक स्पष्टता हासिल करने में मदद करती है, एंड डी है मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में अवरोध पैदा करती है। तो सही नहीं है, तो मातृभाषा जो है वो दूसरी भाषाओं को सीखने में अवरोध पैदा करती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक अध्यापक प्रत्येक सेमेस्टर और सत्र के बच्चों का आकलन करने के लिए पूरे वर्ष भर बच्चे के सीखने संबंधी अभिलेखों का संग्रह करती है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। ए है पारंपरिक आकलन, बी है पोर्टफोलियो आकलन, सी है उद्देश्य के लिए आकलन, एंड डी है सतत आकलन। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पोर्टफोलियो आकलन के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है। तो ए है किसी भी स्थान के लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, बी है कवि द्वारा उचित कविता, सी है पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा पाठ्य पुस्तक के लिए कविता लिखना, एंड डी है रेलवे समय सारणी। तो भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री जो नहीं है वो है सी, पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा पाठ्य पुस्तक के लिए कविता लिखना। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संलग्नता वाली गतिविधि नहीं है। तो ए है शिक्षार्थी 4-4 के समूह में एक पाठ सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित कार्य करते हैं, बी है शिक्षार्थी गांव में जाकर लोगों से उनके काम के बारे में बात करते हैं, सी है शिक्षार्थी पूरे सप्ताह की गतिविधियों और भावनाओं के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं, डी है शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा कि शिक्षार्थी जो होते हैं अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं। आगे देखेंगे, लास्ट है, निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ए है वर्ष 25 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञात करना, बी है 2028 तक कक्षा 10 एवं उससे ऊपर की शिक्षार्थियों द्वारा और सभी के लिए पठन क्षमता अर्जित करना, सी है विद्यालयों में शिक्षार्थियों द्वारा साक्षरता और संज्ञा ज्ञान को समुन्नत करना, एंड डी है पूर्व बाल्यावस्था विद्यालय के दौरान गुणवत्ता परक अधिगम को समुन्नत करना। तो निपुण भारत कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञात प्राप्त करना। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।